3 सालों बाद जब मैं परदेश से वापस लौटा तो मेरी बीवी हामला थी। मैं बहुत घबरा गया और बीवी पर बदकारी का इल्जाम लगाकर घर से धक्के देकर निकाला तो वो रोने लग पड़ी और मेरे पांव पकड़कर बोली, ये बच्चा आप ही का है। बेशक इसके पैदा होते ही डीएनए करवा लेना और ना बेशक तलाक दे देना। मैं मान गया और जब पूरे 9 माह बाद टेस्ट करवाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम वसीम है और आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल भी शामिल ना थी। मैं इस कदर दिल बर्दाश्ता था क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वो बहुत सांवली है। मैं हुस्न परस्त था और गोरे रंग को पसंद करता था और सांवली दुल्हन को देखने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से शिकायत की कि मैं शादी एक सांवली लड़की से क्यों करवा रही हैं। तो अम्मा ने मुझसे कहा कि देखो वसीम, तुम परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद वापस चले जाओगे। मैं बहू सिर्फ इसलिए ला रही हूँ ताकि वो मेरे घर का काम कर सके। तुम जानते हो ना कि नौकरानियां आजकल कितनी महंगी हो गई हैं। तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई खूबसूरत लड़की लाऊंगी तो फिर वो क्या मेरे घर का काम करेगी? तुम उसे यहाँ पर छोड़ कर जाना, ये सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, खाना पकाएगी, कपड़े धोना और घर का सारा काम काज मैं उसके जिम्मे डाल दूंगी और तुम परदेश में जाकर वहां किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना। मेरी माँ की ये बात मुझे सही लगी। लेकिन अम्मा, मैंने सुना है कि वो पढ़ी लिखी है, बीए पास है, तो क्या वो आपका काम करेगी? मैंने अम्मा से पूछा। हाँ, मैं करवाऊंगी, बस तुम जाओ सऊदीया, वहां शादी कर लो, यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा अम्मा सही कह रही हैं, मैं तो वाकई परदेश चला जाऊंगा। ठीक है, वो मेरे माँ बाप का सहारा बने और वाकई अगर खूबसूरत लड़की आई तो मेरे बाप का क्या बनेगा। मुझे अम्मा ने परदेश में शादी करने की इजाजत दे दी थी, इसलिए मैं खुश हो गया। शादी की रात मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दुल्हन का चेहरा भी देखूं। मैंने घूंघट पलटा तो एक सांवली सी लड़की थी। मैंने उससे कोई बात ना की और सो गया। और सुबह मुझे वापस परदेश जाना था। मैं सऊदीया में काम करता था। शादी की अगली सुबह ही मेरी फ्लाइट थी और मैं वापस सऊदीया चला आया। यहाँ आकर मैंने शादी का फैसला किया, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद भाई एक सांवला सा इंसान था। पर मर्द चाहे जितना भी सांवला हो, उसे बीवी गोरी ही चाहिए होती है। तकरीबन 1 साल मुझे रिश्ता ढूंढने में लग गया। फिर 2 साल हो गए, बात चलती रही, फिर खत्म हो जाती। जो रिश्ता मिलता उनकी अजीब सी शराइत होती। सबसे पहली शर्त यही होती कि मैं सारी कमाई बीवी को दूंगा और माँ के पास पाकिस्तान 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा। यहाँ पर मैं मायूस हो जाता था क्योंकि मैं अपने घर वालों का खर्च नहीं रोक सकता था। वहां मेरी 3 बहनें शादी के लिए बैठी हुई थी। अम्मा अब्बा की मैं अकलौती उम्मीद और उनका अकलौता बेटा था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरा पाकिस्तान राब्ता कम होता था क्योंकि उस वक्त मोबाइल शाज़ो नादिर ही होता था। अम्मा से जब भी बात होती वो कहती कि तुम्हारी बीवी मैके चली गई है। मैं इन बातों से तंग था, इसलिए मैंने पाकिस्तान बात करना छोड़ दिया था। फिर 2.5 साल बाद मैं एक दिन काम से वापस जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की बैठी हुई मुझे मिली। उसके हाथ में एक किताब थी जो कि उर्दू की एक मशहूर किताब थी। मैं समझ गया कि ये लड़की पाकिस्तानी है। मैंने सोचा शायद उसे मदद की जरूरत हो। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या आपको मदद की जरूरत है। मैंने उर्दू में ही बात शुरू की। उसने भी उर्दू में ही जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, मैं 2 दिन पहले पाकिस्तान से आई थी और यहाँ अपने रिश्तेदार के पास ठहरी हुई। वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बाजार में अबाया लेना था। वापस आई तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। उसने कहा, तो मुझे दुख हुआ, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसने निकाब पहन रखा था और उसकी हसीन आंखें निकाब से मुझे देख रही थी, जिनमें काजल के साथ साथ हैरानगी भी थी। मैं ऐसे कैसे किसी के साथ चली जाऊं, उसने कहा। उसके हाथ गोरे थे और मुझे अंदाजा हो गया वो एक गोरी और हसीन लड़की है। तो क्या आप रात इस तरह सड़क पर गुजारेंगी? मैंने कहा। तो वो सोच में पड़ गई। रात काफी हो चुकी थी। आपके घर में कौन कौन है? उसने पूछा। मैं एक कमरे में अकेला रहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो सोचती रही, फिर बोली कि अगर मैं उससे अभी निकाह कर लूं तो वो मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। इतनी खूबसूरत और गोरी लड़की मुझसे खुद निकाह का कह रही थी, वो भी बिना किसी शर्त के। मुझे और क्या चाहिए था? मैं फौरन राजी हो गया। मैं उसे उसी वक्त मस्जिद लेकर गया और निकाह कर लिया और खुशी से अपने छोटे से कमरे में लेकर आया। इस छोटे से कमरे में चूल्हा रखा हुआ था जहां पर मैं खाना बनाता था, मगर आज मुझे देर हो गई थी वापसी में, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। उसने अपना नाम साइमा बताया। साइमा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ।
फिर साइमा ने बहुत ही मजेदार खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर खाया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैंने साइमा से कहा कि अब तो हमारा निकाह हो गया है, अब ये निकाब हटा दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ताकि मुझे भी मालूम हो कि मेरी बीवी कैसी है। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया तो मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो मेरी तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन थी। मैं बहुत खुश हो गया और एक हफ्ता हमने बहुत खुशी से गुजारा। मैं रोजाना काम से वापस आता तो वो खाना बना दिया करती थी। सुबह उठता तो मेरे लिए नाश्ता तैयार होता था। मेरी जिंदगी जैसे मुझे जन्नत की मानद लगने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक मैं घर आया तो वो मुझे ना मिली। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कहीं चली गई है, वापस आ जाएगी। लेकिन फिर मुझे एक खत मिला। इस खत में लिखा था कि इसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वो अपने रिश्तेदारों के पास जा रही है। खत क्या था, बस एक छोटी सी इबारत थी जिसे पढ़कर मेरे सर पर आसमान गिर गया था और पैरों तले से जमीन सिरक गई थी। मेरे पास इसका कोई अता पता न था। मैं पागलों की तरह से उसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढता भी तो कहाँ ढूंढता, वो तो मुझे एक सड़क पर मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया और जहनी मरीज बनता जा रहा था। मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था कि एक हफ्ते में ही मुझे इस लड़की से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरे लिए अब यहाँ काम करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर लिया। मैं पाकिस्तान वापस चला आया तो मेरी अम्मा बहुत गुस्से में थी। मेरी अम्मा ने कहा कि मेरी बीवी ने 2 साल तो यहाँ काम करके गुजारे, फिर वो आजिज आ गई और मैके चली गई। मैं उसे लेने गई, लेकिन उसके भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम जाकर उसे ले आओ, घर का काम कौन करेगा? जब से वो गई है काम करके मेरे तीनों बेटियों की हालत हो गई है। जाके इसे ले आओ। मैं वहां गया उसे लेने के लिए, लेकिन उसके भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने खूब हंगामा किया कि मुझे मेरी बीवी चाहिए। बिलाखिर उन लोगों ने मेरी बीवी मेरे हवाले कर दी और मैं उसे लेकर घर आ गया। उस वक्त मैंने गौर ना किया, लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मा की चीख निकल गई मेरी बीवी को देखकर। मैंने तो उसकी तरफ गौर से देखा भी नहीं था। अम्मा ने देखा तो उसका पेट बड़ा हुआ था, जैसे कि उसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो। मेरी अम्मा ने खूब हंगामा किया और कहा कि ये बदकिरदार है। मैंने भी देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई उसके पेट में बच्चा है। मैंने उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उसे बदकिरदार कहकर घर से निकालना चाहा, उसका हाथ खींच कर उसे घर से बाहर किया, लेकिन उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये बच्चा आपका है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बच्चा पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट करवा लेना। अभी कुछ दिन बाद ही मुझे डिलीवरी की डेट दी है। मुझे डिलीवरी तक की मोहलत दे दें, सब कुछ साबित हो जाएगा। मेरी बीवी ने कहा। अम्मा ने कहा कि ठीक है, इसे मोहलत दो। मैंने अम्मा से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 3 साल से सऊदीया में रहा हूं, फिर ये बच्चा कैसे हो गया? अम्मा ने मुझे समझाया कि मोहल्ले में तमाशा बनेगा, हमने टेस्ट करवा लेते हैं, सबके सामने सच आ जाएगा। फिर हम उसके भाई से बड़ी रकम का मुतालबा करेंगे, कहेंगे कि अगर अपनी बहन की शादी बचानी है तो हमें 10 लाख रुपए दो, क्योंकि तुम्हारी बहन बदकिरदार है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है। फिर जब डीएनए टेस्ट में साबित हो जाएगा तो हम इन लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेंगे। मुझे यकीन है उसका भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे देगा। मेरी अम्मा ने कहा तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं उससे लेकर वापस घर ले आया और डिलीवरी का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि डिलीवरी का दिन आ गया। वहीं पर ही मैंने डॉक्टर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करके मुझे बताएं। जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन सिरक गई, क्योंकि ये तो मेरा ही बच्चा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं गुस्से हो गया, डॉक्टर से कहा कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। मेरी अम्मा ने भी कहा कि रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर बजिद था कि ये रिपोर्ट सही है। मैंने शहर के सबसे मशहूर लेबोरेटरी से फिर से टेस्ट करवाया तो वही नतीजा निकला। मैंने मजीद 3-4 लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए, लेकिन यही साबित हुआ कि ये बच्चा मेरा है। मैं हैरान, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन बात है। खैर जो भी था, हम बच्चे को घर ले आए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपने मैके चली जाए, मुझे बच्चा नहीं रखना। मुझे यकीन नहीं है। उसने मेरी मिन्नत की कि मैं एक बार फिर आराम से बैठकर उसकी सारी बात सुन लूं, उसके बाद फैसला करूं। मैंने उसकी बात मान ली और बैठकर आराम से सुनने लगा। अम्मा भी मेरे साथ बैठी थी, वो अपनी कहानी सुनाने लगी और मैं सुनने पर मजबूर हो गया। अम्मा भी साथ ही बैठी हुई थी। जब मेरी आपसे शादी हुई तो आपने एक नजर न मुझे देखा और सुबह वापस चले गए। मैं समझ गई थी कि आपने मेरी जाहिरी सूरत की वजह से ऐसा किया है। मैं कोई बदसूरत लड़की नहीं थी। मेरे नकूश बहुत खूबसूरत थे,
लेकिन मेरे रंग के पीछे सब छुप गया था। ऊपर से मैं इतना खाती पीती भी नहीं थी, हर वक्त परेशान रहती थी, जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगती थी। तो मैं बहुत कमज़ोर सूखी हो गई थी। इस कमज़ोरी ने मुझे मज़ीद आम सा बना दिया था। 2 साल इस घर में आपकी अम्मा ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी जान ही निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं बागी होती चली गई। मैं सोचती थी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे कौन से गुनाह की सज़ा दी जा रही है। इस घर में आप मुझे छोड़कर चले गए और ससुराल में जुल्म हो रहा है। मेरे भाई ने यहाँ आकर काफ़ी मर्तबा ये बात कही कि इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन आपकी अम्मा ने उनकी बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया तो दोबारा नहीं आए। भाई मुझे बार बार कहते थे कि तलाक ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवाऊंगा, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मेरे मैके में मेरा भाई और भाभी रहते थे। एक दिन मैं मैके गई तो वहाँ सऊदीया से मेरी एक दूर की खाला ज़ाद आई हुई थी। उनका नाम नजमा था। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे कहा, सायरा तुम वही लड़की हो जिसे मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ऐसी हो गई हो। आखिर में तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उन्हें अपने सारे हालात बताए। फिर नजमा ने एक तरकीब सोची और मुझे कहा कि मुझे सऊदीया ले जाएगी और आपसे मिलवाएगी और मैं ससुराल छोड़ दूं। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की, तो अब कैसे मुझे कबूल कर लेंगे? नजमा ने कहा, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम वैसा करो जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ। नजमा ने मुझे इंजेक्शन लगवाए रंग गोरा करने वाले, जिससे कुछ हफ्तों में ही मेरा रंग दूधिया होकर चमकने लगा था और मैं हैरान हो गई। नजमा ने बताया कि ये रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन हैं जिन्हें सब लगाते हैं। फिर उन्होंने मेरे कागजात बनवाए और मुझे अपने साथ सऊदीया ले गई और वहाँ पर मुझे खूब खिलाया पिलाया, जिससे मेरी सेहत बहाल हो गई। हमें आपकी रिहाइश का पता था। एक दिन आप वहाँ से गुजर रहे थे तो नजमा ने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, इसका ध्यान तुम्हारी तरफ ज़रूर चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आपका ध्यान मेरी तरफ चला गया और मेरे रंग और मेरी सेहत के बदलाव की वजह से आप मुझे पहचान ना पाए। आपने तो मुझे देखा ही नहीं था। आपने मुझे अनजान लड़की समझकर मुझसे फ़ौरन निकाह कर लिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं तो पहले से ही आपके निकाह में थी। सेहतमंद खाने की वजह से मेरा रंग गोरा और गाल भरे भरे हो गए। ये खूबसूरती वक्ती थी। जैसे होना था तो मेरा रंग वापस सांवला हो जाना था। जैसे ही मेरा रंग सांवला होना शुरू हुआ, मैं वहाँ से निकल आई। मेरा वीज़ा भी पूरा हो गया था। मैंने वहाँ पर उम्रा किया। 15 दिन के लिए मेरा वीज़ा था। फिर मैं वापस चली आई। पाकिस्तान आकर मुझे मालूम हुआ कि मुझे हमल ठहर गया है। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम सब्र से काम लो और यहाँ पर रहो, बच्चा पैदा करो, फिर सारी हकीकत हम तुम्हारे शौहर को बता दें। मेरी बीवी ने सारी कहानी मुझे सुनाई और सबूत के तौर पर वो निकाहनामा भी मुझे दिखाया और वहां पर रखी हुई मेरी घड़ी और चंद और चीजें उसके पास सबूत के तौर पर थीं। मैंने जब गौर से देखा तो ये आंखें उसी की थीं जिन पर मैं फिदा हुआ था। आवाज भी उसकी थी। यकीनन ये वही लड़की थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसका रंग फिर से सांवला हो चुका था और बच्चा पेट में होने की वजह से इसके चेहरे पर दाग धब्बे बन चुके थे, जैसे कि हामला औरतों के बनते हैं। मुझे यकीन आ गया था कि ये बच्चा मेरा ही है। ये झूठ बोल रही है, झूठी कहानी सुना रही है। इसकी कहानी का यकीन मत करना। मेरी अम्मा ने फौरन कहा, उन्हें अम्मा ये झूठ नहीं बोल रही, ये सच बोल रही है। ये वही लड़की है जिससे मैंने निकाह किया था और ये बच्चा मेरा ही है। मैंने कहा और मैं इसे अपने साथ रखने पर मजबूर हो गया, लेकिन ना मैं इसकी तरफ देखता था ना बच्चे की तरफ। इस तरह 1 महीना गुजर गया। मैं उदास था। फिर एक दिन उसने कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, बच्चा आपका है, आपके पास रहेगा। ये कहकर वो घर छोड़कर चली गई। मैं दूसरे कमरे में गया और सो गया और सायरा बच्चे को दूसरे कमरे में छोड़कर चली गई। बच्चा रोता रहा। सारा दिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि मेरी माँ बहनों में से किसी ने भी बच्चे को हाथ ना लगाया था। यहाँ तक कि रात हो गई और बच्चा भूखा पड़ा था। मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं बेचैन हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उसकी आवाज को नजरअंदाज करने कमरे में गया तो बच्चे की हालत बुरी थी, शायद भूख की वजह से। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन चुप नहीं करवा रहा था। बिलाखिर मैं किसी वजह से मैंने उसे उठाया, लेकिन मैं उसे क्या खिलाता? उसकी माँ चली गई थी। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि कोई इस दुनिया में मेरा अपना भी है। लेकिन मैं इसकी वजह से परेशान था कि वो भूखा था। मैं उसी वक्त डॉक्टर के पास ले गया और कहा कि इसके लिए कुछ तजवीज। तो डॉक्टर ने उसके लिए डब्बे वाला दूध मुझे लिख कर दे दिया। मैं फौरन दूध लेकर घर आया।
फीडर में दूध बनाकर उसे पिलाया तो उससे उसे आराम आ गया। मैंने उसे अपने साथ सुला दिया। वो रात में बार बार जागता रहा। मैं उसके लिए दूध बनाता रहा और उसे पिलाता रहा। एक रात अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई आ गया है, मेरे जीने का कोई मकसद है, वरना मैं तो दूसरों के लिए जी रहा था। अब तक सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना हुआ था, घर वालों के लिए। चंद दिन अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत हो गई थी। मैं खुद को इस मोहब्बत से दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मेरी ही औलाद थी। मुझे एहसास हुआ कि बच्चे को माँ की जरूरत है। मैं सायरा के पास मैके गया उसे लेने के, लेकिन वो ना आई। अगली बार जब मैं गया तो बच्चे को उसकी गोद में उठाकर रख दिया और उसे कहा कि मेरे लिए नहीं आओगी, इसके लिए तो आ जाओ, ये तो हमारा बच्चा है, हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। मेरी बात सुनकर सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को फौरन अपने सीने से लगा लिया। उसने अपना सामान उठाया और मेरे साथ चली आई। आज मुझे लग रहा था कि मेरा घर मुकम्मल हो गया है। मैंने अपना बिस्तर वापस अपने कमरे में लगा लिया, जहां मेरी बीवी और बच्चा सोते थे, क्योंकि मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता था। इन दोनों को अपने कमरे में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मुझे अफसोस होने लगा कि अपनी अम्मा की बातों में आकर मैं इतने खूबसूरत एहसास से दूर रहा। पिछले 3 सालों से आज ये एहसास मुझे इस कदर हसीन लग रहा था। मेरी और सायरा के माबैन कोई बात नहीं होती थी, हम बस बच्चे के मुतल्लिक बातें करते रहते थे। मैं अपने बच्चे पे हैरान था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने सायरा के साथ बहुत नाइंसाफी की है। दूसरों की बातों में आकर मैंने सोच लिया कि मैं अपने किए की इससे माफी मांगूंगा, हालांकि मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं था। सायरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे मोहब्बत भी हुई थी तो तुमसे हुई थी, और अब फिर से तुमसे मोहब्बत होने लगी है। तुमने जो कुछ भी किया अपना हक हासिल करने के लिए किया। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, माफी के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने सायरा के सामने हाथ बांध कर उससे माफी मांगी तो उसकी आंख भर आई। उसने मुझे फौरन माफ कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो खुशी से सरशार हो गई। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे अलग घर में रखूंगा, मगर उसने इनकार कर दिया। नहीं, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए थी और मिल गई। मुझे घर की ख्वाहिश नहीं है, मेरा घर यही है, और माँ बाप से बेटे को जुदा करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मैं ऐसी नहीं हूँ, सायरा ने कहा तो उसकी ये बात दरवाजे की चौखट पर खड़ी मेरी अम्मा ने भी सुन ली। अम्मा की आंख भर आई और वो कमरे में आई और सायरा से अपने किए की माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आज भी तुम हमें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो, हालांकि आज तुम्हें इसका इख्तियार था। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मेरी अम्मा ने सायरा को गले लगाते हुए कहा तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ एक रंग को बुनियाद बनाकर मैंने अपनी इतनी अच्छी बीवी गवा दी थी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।